ओके सो इस वीडियो में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द लास्ट एंड द फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसे कि हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, तो हेनरीज लॉ बेसिकली एक सब टॉपिक है, एक शॉर्ट पोर्शन है ओवरऑल एक बड़ी चीज का, विच इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, तो ये मेन चीज है जो हम लोग को हेनरीज लॉ में पढ़नी है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी of a gas in a liquid। ठीक है, तो ये एक ब्रॉडर टॉपिक है और इसी का एक सब टॉपिक हेनरीज लॉ है। ठीक है, तो देखो बेटा, गैसेस जो हैं वो लिक्विड में डिसॉल्व तो करती हैं, दिस इज अ फैक्ट, है ना। क्योंकि जैसे अगर बात करें हम लोग, तो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होता है, और ऑक्सीजन अगर वाटर में सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो रहा है, तभी पानी में जो एक्वेटिक लाइफ है, इतनी सारी मछलियां, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो एक्वेटिक मरीन एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब उस ऑक्सीजन के बेसिस पर ही सर्वाइव करते हैं। तो गैसेस जो है वो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती हैं, और यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, राइट। सो हम लोग यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं द फैक्टर्स इफेक्टिंग solubility of a gas in a solvent। So what are the various factors which govern the solubility of a gas in a solvent? मतलब किन फैक्टर्स पे गैस की solubility डिपेंड करती है, कब वो ज्यादा होगी, कब वो कम होगी, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर जो है, दैट इज द नेचर ऑफ द गैस एंड द लिक्विड। ठीक है, द नेचर ऑफ द गैस एंड लिक्विड, मतलब किस गैस को आप किस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा कि उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या आने वाली है। ठीक है, किस गैस को किस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है। अलग अलग गैस की अलग अलग लिक्विड में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर कोई ऐसी गैस है जो कि केमिकली रिएक्ट कर सकती है सॉल्वेंट के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 एग्जांपल्स ले रहा हूं, CO2, SO2 एंड अमोनिया, और इधर मैं 3 एग्जांपल्स ले रहा हूं, मान लो हीलियम, और एक हो गया नाइट्रोजन, और एक हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, इन तीनों ही गैसेस को हमने मान लो वाटर, जो कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करी, और इधर की भी तीनों गैसेस को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करी। ठीक है, तो अब इन तीनों गैसेस में, इधर वाली तीनों गैसेस में और इधर वाली तीनों गैसेस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ऑल दीज गैसेस कैन केमिकली रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे CO2 और H2O मिल करके, तुमने अगर बचपन में पढ़ा हो तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेता है, SO2 प्लस H2O मिल करके H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है। ये सब एनहाइड्राइड्स हैं इनकी, है ना, एसिड एनहाइड्राइड्स बोलते हैं। और अमोनिया पानी में मिल करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो द कॉमन थीम
with all these three gases is that they are soluble. Common theme with all these three gases is that they can chemically react with the solvent. ठीक है? Whereas on the other hand, हीलियम को तुम पानी में मिलाओगे तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा. हीलियम प्लस पानी कुछ बना नहीं सकता है. उसी तरह नाइट्रोजन प्लस पानी ये कोई रिएक्शन नहीं होगी. ऑक्सीजन प्लस पानी ये भी कोई रिएक्शन नहीं होगी. ठीक है? तो जो गैसेस सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट कर सकती हैं, उनका कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, they will tend to have a higher solubility as compared to those gases which are inert towards the solvent or which cannot react chemically with the solvent. ठीक है? क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन संभव होगी तो उस गैस की सॉल्वेंट के साथ बाइंड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा डिसॉल्व होगी. अब ज्यादा डिसॉल्व होगी कि ऐसे समझ सकते हो कि भाई उसके ज्यादा मोल्स जाएंगे या उसका ज्यादा मास जाएगा, व्हाटएवर जो भी तुम पैरामीटर यूज कर रहे हो सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के लिए. ठीक है? तो ये पॉइंट सब लोग अपनी कॉपीज में नोट डाउन करें. दैट अ गैस विच कैन chemically react with the solvent will have a greater solubility. ये एक जनरल बात हो गई कि जो गैस सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट कर सकती है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर गैसेस विच कैनॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट. ठीक है? तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से. एग्जाम्पल भी सर. हाँ, तो और क्या. डन सर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. अगले फैक्टर पर हम लोग आते हैं, सेकेंड फैक्टर. दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर. टेम्परेचर भी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड को इफेक्ट करता है. अब टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करेगा? ठीक है, पहले तो अपने कॉमन सेंस से सोचो. तुम जब भी तुम गर्म करते, जैसे तुमने ये सुना हो कि कभी किसी एक्वेरियम वगैरह, जैसे अगर तुमने देखा हो या किसी घर में एक्वेरियम हो, तो एक्वेरियम में क्या होता है कि भाई बोला जाता है जब गर्मी का सीजन आए तो उसमें टैबलेट मिलानी पड़ती है जिससे कि उसमें ऑक्सीजन कंटेंट जो है बना रहे. क्योंकि गर्मी में क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है. या तुम ऐसे घर में ही पानी उबालो, पानी को गर्म करो, तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा उसमें से बबल्स ऑफ एयर बाहर बन बन के आने लगेंगे, है ना. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कभी भी किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है. ये तो एक जनरल फैक्ट हो गया जो हम अपने आसपास की ऑब्जर्वेशन से ही समझ सकते हैं. जैसे गर्मियों में एक्वेरियम अगर घर में है तो बड़ी प्रॉब्लम आती है उसमें कि गर्मियों में जो है वो मछलियों के मतलब बहुत केयर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मरती हैं मछलियां गर्मी के टाइम पर. तो क्यों मरती है? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, तो आपने ध्यान नहीं दिया तो ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाता है, तो बेचारे सांस नहीं ले पाते हैं उसमें, है ना. तो इसलिए कुछ उसमें खास अलग से जो है वो बबल्स वगैरह फॉर्म करने के लिए या कुछ दवाइयां डालनी पड़ती हैं जिससे ऑक्सीजन कंटेंट बना रहे.
तो टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी इन जनरल डिक्रीज करती है। हम लोग कैसे समझें, अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए, इसको हम लोग कैसे समझें कि किसी भी गैस को, ठीक है, जब किसी भी गैस को नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो गैस का डिसोल्यूशन जो है, गैस सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व हो गया तो उसने बना लिया सॉल्यूशन, ठीक है। और गैस का डिसोल्यूशन जो है बेटा वो हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है, लिखो इस पॉइंट को नोट करो, डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड is an exothermic process. Dissolution of a gas in a liquid, dissolution of a gas in a liquid is an exothermic process. Dissolution of a gas in a liquid is an exothermic process. ठीक है, तो अब अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है, और अगर हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मतलब हीट ऐड करने पर ली चैटलियर प्रिंसिपल से सोचा जा सकता है कि ये इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। और इक्विलिब्रियम अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे खिसक गया तो इसका मतलब सोल्यूशन में से गैस निकल के बाहर आ रही है। तो सोल्यूशन में से अगर गैस बाहर आ रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है ना। बस हो गया, बात खत्म। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, समझ गए। तो ये सेकंड फैक्टर हो गया। पहला फैक्टर क्या था, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, मतलब अलग अलग गैस की अलग अलग लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। अगर गैस लिक्विड के साथ केमिकली रिएक्ट कर सकती है तो इन जनरल ऐसा पाया गया है कि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक दूसरी गैस जो रिएक्ट नहीं कर सकती है। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या सिखाया है, डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इवॉल्व होती है। इसका एक दो एक्सेप्शन भी होता है ना, जहां पे एंडोथर्मिक हो जाता है, बट वो ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल काम की बात नहीं, बकवास है ना। तो वो सब नहीं पढ़ने की जरूरत है, जो मेन मोटी मोटी चीजें वो पढ़ना है। तो टेम्परेचर जो है उसमें बताया कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, गर्म करने पर हीट सप्लाई कर रहे हो, ली चैटलियर पढ़ चुके हो, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, कम हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर जो है वो है प्रेशर। अब प्रेशर का इफेक्ट क्या है, और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ प्रेशर को ही हम लोग हेनरीज लॉ बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की और डिटेल में बात हुई हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस का एक सब पार्ट है ना। तो यहीं पर हेनरीज लॉ के बारे में बात होगी। तो हेनरीज लॉ क्या है ये तो आगे देखेंगे, पहले प्रेशर का इफेक्ट समझते हैं। फिर से ऊपर वाली इक्वेशन लिख देता हूं, गैस प्लस सॉल्वेंट गोज टू सॉल्यूशन, और एक्सोथर्मिक है तो प्लस हीट निकाल दो। तो अभी तो तुम टेम्परेचर चेंज कर रहे थे, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ रहा था। अभी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तुम क्या कर रहे हो, ये जो भी गैस है ना, जैसे मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में नीचे कोई लिक्विड है और यहां पर तुमने गैस रखी हुई है। अब इस गैस का प्रेशर वगैरह जो है वो तुम चेंज कर सकते हो ना बेटा। तो तुम अब क्या कर रहे हो कि जो भी गैस है जिसको तुम डिसॉल्व कर रहे हो, उस गैस का सपोज करो प्रेशर बढ़ा रहे हो, पी गैस को इंक्रीज कर रहे हो। तो इस वाली जगह में अगर गैस का प्रेशर बढ़ा रहे हो तो बताओ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, गैस का प्रेशर बढ़ाने पर। अगर गैस का प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम की टेंडेंसी होगी उसको कम करने की, किधर फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। यस सर। गैस का अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर ले जाओगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी,
इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये तो पहले पहले सीधे सीधे इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया कि तुम जिस भी लिक्विड में, जिस भी सोल्यूशन में गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, उसके ऊपर जो गैस है, उस गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी आएगी। जितना ज्यादा गैस का प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा और उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, इसको पहले आप लोग सब लोग नोट करिए। और इसी का जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, इसी का जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है वो हेनरीज लॉ है ना। तो इसको आप नोट करिए, प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ये बात तो आप समझ ही गए हो। अब हेनरीज लॉ क्या है, जल्दी से इसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। नोट हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. और नेक्स्ट यस सर। देखते हैं द हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ प्रेशर को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो व्हाट इज हेनरीज लॉ? लेट्स राइट डाउन द स्टेटमेंट। The solubility of a gas in a given liquid at a गिवन टेम्परेचर। देखो बाकी सारे फैक्टर तुमने कांस्टेंट कर दिए हैं। ऑफ अ गैस मतलब कोई पर्टिकुलर गैस है उसको फिक्स कर दिया। इन अ गिवन लिक्विड, जिस लिक्विड में उसको डिसॉल्व करा रहे हो वो भी फिक्स कर दिया। एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी तुमने फिक्स कर दिया। समझ रहे हो ना बात को? तुमने गैस, सॉल्वेंट और टेम्परेचर ये सारी चीजें फिक्स करके सिर्फ प्रेशर की बात हो रही है। The solubility of a gas in a given liquid at a given temperature is directly proportional to the partial pressure of gas in equilibrium above the solution. The solubility of a gas in a given liquid at a given temperature is directly proportional to the partial pressure of gas in equilibrium above the solution. मतलब जितना ज्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, जैसे सपोज करो कि ये एक कंटेनर है, यहां पर है जो भी सॉल्वेंट या लिक्विड जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो, और यहां पर तुमने गैस लिया हुआ है जिसका पार्शियल प्रेशर पी गैस है। तो इस गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। ये बात तुमने अभी लॉजिकली भी सोच के देखी थी, इसी को हेनरी जी ने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम अबव द सॉल्यूशन। मतलब आप जितना ज्यादा गैस का प्रेशर रखोगे इक्विलिब्रियम उतना ज्यादा आगे शिफ्ट होगा। और इसी को उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में कि पी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। ठीक है, एक्स गैस क्या है? एक्स गैस है इस सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन, और जो गैस डिसॉल्व हो गया है वो गैस नहीं है, वो सॉल्यूट बन गया है, उसको गैस नहीं बोलना।
तो एक्स गैस बेसिकली क्या है? एक्स गैस इज बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ये है एक्स गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो अब जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो गया, एक तरह से ऐसे समझो, है ना? जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एक मिनट। तो P गैस इज प्रोपोर्शनल टू X गैस, ये हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट है। और यहां से हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या करते हैं भाई? कांस्टेंट लगाएंगे, है ना? तो कांस्टेंट जो है वो हमारा हो जाएगा P गैस इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे KH इंटू एक्स गैस। तो यही इक्वेशन है हेनरीज लॉ की। और KH जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? KH को हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। KH को बोला जाता है हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे पढ़ते हैं। KH को हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। हो गया सर। ठीक है, तो अब हम लोग इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ये क्यों आ रहा है बार बार? तो इस इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास जो हेनरीज लॉ की इक्वेशन है, जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी है P गैस इज इक्वल्स टू KH, एक सेकेंड में रिकॉर्डिंग। तो ये जो हमारी हेनरीज लॉ की इक्वेशन है P गैस इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स गैस, है ना? यही हेनरीज लॉ का इक्वेशन है। KH क्या है? KH इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। एक्स गैस क्या है? एक्स गैस है लिक्विड में, सोल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन। और P गैस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ खास बातें नोट करने जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग डालिए सब लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है KH की यूनिट को लेकर के। KH हैज द सेम यूनिट्स as that of KH has the same units as that of pressure। ये पॉइंट समझ में आया सभी बच्चों को? देखो भाई, मोल फ्रैक्शन तो यूनिटलेस होता है, तो प्रेशर और KH का यूनिट सेम होना चाहिए क्वेश्चन करते समय। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ना सबको? Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, KH जो है डिपेंड्स अपॉन
द नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, KH डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो भाई, अभी मैंने तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले कि हेनरीज लॉ में हम लोग सब चीज फिक्स करके तब बात करते हैं। हम गैस को फिक्स कर देते हैं, उस गैस को किस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं ये भी फिक्स कर देते हैं, और टेम्परेचर भी फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे तुम सपोज करो कि सेम कंटेनर में, है ना, सॉरी सेम कंटेनर कह रहा हूं, सेम प्रेशर पे मैं एक कंटेनर में CO2 ले लूं और दूसरे कंटेनर में मैं हीलियम ले लूं। प्रेशर दोनों का सेम है, मान लो इसका भी 1 atm रखे, इसका भी 1 atm रखे, एक तरफ है CO2 एक तरफ हीलियम, क्या दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम होगी? नो सर। एक कंटेनर में CO2 है, एक कंटेनर में हीलियम है, दोनों का P तो सेम है, क्या दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम होगी? नो सर। किसकी ज्यादा होगी? CO2 CO2 के। क्योंकि CO2 केमिकली रिएक्ट कर सकता है, तो इसलिए अलग अलग गैस के लिए अलग अलग लिक्विड में KH की वैल्यू अलग अलग आएगी। भाई देखो, गैस चेंज होगी तो भी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, और गैस सेम है, लिक्विड अलग अलग, जैसे CO2 पानी के साथ रिएक्ट करता है ना, दुनिया में हर चीज के साथ थोड़ी ना रिएक्ट कर सकता है। तो सॉल्वेंट में तुम ऊपर की गैस फिक्स करके नीचे सॉल्वेंट भी लोगे तो भी KH का वैल्यू अलग अलग आना चाहिए, क्योंकि X अलग अलग होना है। देखो P तो तुम सेम कर दिए, समझ रहे हो बात को? अब अगर KH भी इधर CO2 और इधर हीलियम के लिए अगर KH भी सेम हुआ तो दोनों का X भी सेम आ जाएगा, लेकिन ये फंडामेंटली गलत है। तुम्हें मालूम है कि CO2 के लिए मोल फ्रैक्शन ज्यादा आना चाहिए, तो CO2 के लिए अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा आना चाहिए, इसका मतलब KH का वैल्यू कम होना चाहिए। समझ में आया बात का मतलब? CO2 का मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा आएगा तो KH कम होगा, या ऐसे बोलें कि हीलियम के लिए मोल फ्रैक्शन अगर कम आएगा तो KH का वैल्यू बड़ा होगा। तो यही है मेरा थर्ड पॉइंट कि हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH। क्या लिखें आगे बताओ? हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, KH का वैल्यू ज्यादा होगा तो लोअर इज लोअर इज द हायर इज द वैल्यू, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। समझ रहे हो ना? क्योंकि अभी खुद ही हमने डिस्कस किया ये बात कि अगर सेम प्रेशर पे सॉल्वेंट पानी लेके हम CO2 और हीलियम लें तो हीलियम का मोल फ्रैक्शन कम आना चाहिए, क्योंकि वो कम डिसॉल्व होगा। तो मोल फ्रैक्शन अगर कम आएगा, P सेम है, तो KH बड़ा आएगा ना। तो KH का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होता जाता है। समझ गए ना बात को? चौथा पॉइंट, KH का वैल्यू also depends upon temperature, also depends upon temperature, KH also depends upon temperature। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है भाई? तुम CO2 ले लो यार, प्रेशर 1 कर दो, लेकिन प्रेशर 1 रखो, लेकिन टेम्परेचर एक बार 25 रखो, एक बार 35 रखो, एक बार 75 रखो, तो क्या तीनों केस में X सेम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है? तो सॉल्युबिलिटी कम होगी तो KH भी अलग अलग होगा। तो KH जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इनफैक्ट टेम्परेचर बढ़ाने पर KH का वैल्यू, टेम्परेचर बढ़ाने पर KH का वैल्यू कम हो जाता जाएगा। क्या होगा सोचो? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम हो रही है ना यार। यस सर। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो KH का वैल्यू ज्यादा आएगा। समझ गए? सारा पॉइंट नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी। नोट हो गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस Henry's law applies to each gas इंडिविजुअली। मतलब समझ में आया बात का, कि ऊपर कंटेनर में लिक्विड के ऊपर अगर एक से ज्यादा गैस होगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा, तो सभी गैस के लिए हेनरी लॉ हमको अलग अलग अप्लाई करना है। मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए हम लोग इंडिविजुअली हर अलग अलग गैस पे हेनरी लॉ लगाएंगे और सबका पार्शियल प्रेशर हम लोग यूज करते जाएंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात है। अच्छा, अब मान लो कभी कोई बोला तुमको कि बहुत ही आसान सवाल, कि पी गैस वर्सेस एक्स गैस का ग्राफ बनाओ। तो पी गैस वर्सेस एक्स गैस का ग्राफ आप बना लोगे यार, बहुत ही आसान काम है। ये कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप जो है tan थीटा के एच के बराबर होगा। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है, स्लोप वगैरह से के एच निकलवाया जाता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू के एच। ठीक है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर सेम गैस एंड सेम सॉल्वेंट, गैस भी सेम है, सॉल्वेंट भी सेम है, और पी गैस वर्सेस एक्स गैस का ग्राफ बनाया गया 3 अलग अलग टेम्परेचर पर, T1, T2, T3। बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? T1 बड़ा, T3 छोटा। तो बहुत सारे तरीके सोच सकते हो। देखो, जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे KH बढ़ता जा रहा है, और KH टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, ये अभी सिखाया था। तो T1 मोर देन T2 मोर देन T3 ऐसे सोच सकते हो, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि प्रेशर को सेम कर दिए। तो प्रेशर को सेम करने पर जहां पर मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है वहां सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो टेम्परेचर कम होगा ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो इस तरह से भी सोच सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। नोट करो जल्दी से। नोट हो गया है? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर मान लो ऐसा बोला गया कभी कि टेम्परेचर सेम है लेकिन गैस अलग अलग है। पी गैस वर्सेस एक्स गैस का ग्राफ बनाया गया। ये ग्राफ आया किसी गैस ए के लिए, और ये ग्राफ आया किसी गैस बी के लिए। अब इन दोनों में से कोई एक CO2 है और कोई एक हीलियम है। बताओ कौन सी गैस कौन सी है? BCO2। देखो, अब फिर से वैसे ही सोच सकते हो। ए सर, ए क्या है? ए CO2 है। हीलियम। हाँ, जिसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वो CO2 है ना यार। ठीक है, तो गैस ए हो गई हीलियम और गैस बी हो गई CO2। नोट कर लो जल्दी से। अच्छा, फिर हेनरीज लॉ के जो हेनरीज लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं
ठीक है, उनमें क्या होता है जब हम लोग, जैसे एक्स गैस का मतलब क्या है, एक्स गैस का मतलब है मोल्स ऑफ गैस प्लस, सॉरी, मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए ना बात को, ये एक्स गैस का मतलब है। तो अब हेनरीज लॉ वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, उसमें तुम देखोगे जब तुम क्वेश्चन लगा रहे होगे तो बहुत सारे सवालों में क्या होगा, ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत छोटी आएगी। मेनी अ टाइम्स एक्स गैस विल बी मच मच लेस देन 1, मतलब 10 की पावर -3, -4, -5। तो इस बात का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी होती है बट बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है वो मच मच लेस देन 1 आएगा, ज्यादातर -3, -4, -5 इस तरह से आएगा। तो मोल फ्रैक्शन मच मच लेस देन 1 होने का मतलब ये निकलता है कि गैस के मोल्स बहुत कम है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। ये मतलब निकलता है कि मोल्स ऑफ गैस इज मच मच लेस देन द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग अक्सर क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि इसको ये लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। क्या ये बात समझ में आई है सभी लोगों को? यस सर। गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस सॉल्वेंट को हम ये लिख देते हैं, ठीक है? यस सर। चलो नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन करते हैं। नोट हो गया सबका? यस सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, नोट करो। Henry's law constant for O2, Henry's law constant for O2 dissolved in water is Henry's law constant for O2 dissolved in water is 4.34 into 10 की power 4 atm at 25 degree centigrade. If partial pressure of O2 in air is 0.4 atm, calculate molarity of O2 dissolved in sea water. समुद्र के पानी में जो O2 डिसॉल्व है उसकी मोलैरिटी कितनी है ये बताना तुम्हें। चलो करो जल्दी से, अटेम्प्ट करो, 2 मिनट, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, तो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को। तो क्वेश्चन में बोला गया है दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, यहां पे अपॉस्ट्रोफी लगा लेना, फॉर O2 डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये हमको KH की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। तो KH की वैल्यू हम लोग को दी है 4.34 into 10 raised to the power 4 atm। और PO2 हम लोगों को, आवाज आ रही ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। PO2 हमको दिया हुआ है 0.4 atm। तो हमने फट से लगाया हेनरीज लॉ,
P gas is equals to KH into X gas। दोनों का यूनिट सेम है तो कुछ कन्वर्ट वगैरह करने की जरूरत है नहीं। तो PO2 दिया हुआ है 0.4, KH दिया हुआ है 4.34 into 10 raised to the power 4 into mole fraction of O2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 की वैल्यू आई 0.4 अपॉन 4.34 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4, जिसको कि सॉल्व करोगे, मैं आंसर लिख दे रहा हूं सीधे, ये लगभग 9.2 इंटू साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं 10 रेज टू दी पावर -6 के बराबर आएगा। ठीक है, 9.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये बात आपको समझ में आ रहा है? दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। यस सर। 9.2 इंटू 10 की पावर -6। तो यहां तक सब लोग नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। नोट हो गया सबका? यस सर। तो अब देखो क्या है, अब ये तो मोल फ्रैक्शन आ गया ना बेटा, XO2 इज इक्वल्स टू 9.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6, ये मोल फ्रैक्शन आया। ठीक है, लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना था, हमें मोलैरिटी निकालना था। तो मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। मोल फ्रैक्शन अगर तुम्हें याद हो, मोल्स ऑफ गैस, कंसंट्रेशन टर्म की बात हो रही है। मोल फ्रैक्शन एक मास बाय मास टाइप का टर्म है, और मोलैरिटी जो है वो मास बाय वॉल्यूम टाइप का टर्म है। ऐसे इंटर कन्वर्जन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती थी? डेंसिटी की सर। वेरी गुड। तो डेंसिटी तो क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, तो क्या करें? मोल्स ऑफ गैस में एज्यूम कर लें। कितना अज्यूम कर लेंगे? क्या अज्यूम कर लें डेंसिटी को? 1 2 3 4 8 10 15 20? 1 सर। 1 सर। कितना अज्यूम कर लें? 1 क्या? ग्राम पर ml। क्यों? क्योंकि सर वाटर का जैसे 1 होता है। हाँ, वाटर का डेंसिटी होता है, लेकिन ये वाटर नहीं है। नो सर। सी वाटर है। हाँ, तो फिर ये तुम्हारे कॉपी में मोल कंसेप्ट में जाना, एक पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा, फॉर वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस, फॉर वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस इफ डेंसिटी इज नॉट गिवन इट कैन बी टेकन एज 1। समझ गया ना मेरी बात को? तो बहुत Yes. डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है, तो अगर डेंसिटी नहीं दिया हुआ तो उसकी डेंसिटी 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें ये निकालना है कि 1 लीटर में कितना मोल्स है। समझ रहे हो बात को ना? 1 लीटर में कितना मोल्स है, हमें ये निकालना है। अच्छा, XO2 जो है उसको मैंने लिखा मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ पानी इज इक्वल्स टू 9.2 इंटू 10 की पावर -6। मतलब नीचे लिखना चाहिए था, बट अप्रोक्सीमेशन कर दिया। अब 1 लीटर में, 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml, और डेंसिटी 1 मान लो तो 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम पानी का मतलब हो गया 1000 बाय 18 मोल। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? मैंने यस सर। मैंने माना, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझो। मुझे मोलैरिटी बतानी है, मतलब 1 लीटर में कितना मोल है। तो अपनी मन की नजरों से देखो, ये 1 लीटर सोल्यूशन है। अब इस 1 लीटर सोल्यूशन का मास 1000 ग्राम हो गया, और मैंने मान लिया कि इस 1000 ग्राम में ऑलमोस्ट सारा का सारा पानी तो है। तो ऑलमोस्ट सारा का, क्यों पानी सारा माना है? क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन बहुत छोटा। हाँ, तो बस मोल्स ऑफ H2O की जगह पे 1000/18 पुट कर दो, तो वहां से मोल्स ऑफ O2 आ जाएगा। तो 1000/18, तो 1000 इधर चला जाएगा, तो 9.2। तो जो मोल फ्रैक्शन हमारे पास आया था, XO2 की वैल्यू बताओ जल्दी से, कितनी आई थी? 9.2 9.2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है,
तो हम लोग जो है वो बेसिकली निकाल रहे थे, इसको हमने पुट कर दिया था मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। और हमको ये बताना था कि 1 लीटर में O2 का कितना मोल्स होगा, यही तो मोलैरिटी होती है ना, 1 लीटर में कितना मोल्स होगा, ठीक है। तो मोल्स ऑफ H2O को हम लोगों ने पुट कर दिया 1 लीटर में, हमने बोला कि 1000 ग्राम होगा और 1000 ग्राम में मोल्स होगा 1000/18। तो H2O की मोल्स की जगह 1000/18 डाला, और जैसे ही हमने यहाँ पे 1000/18 पुट किया तो ये मोल्स ऑफ O2 यहाँ से आ गया 9.2 इंटू 55.5 10⁻⁻6 और इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। इतना मोल होगा O2 का 1 लीटर में, और इसको सॉल्व करोगे तो यही मोलैरिटी भी आ जाएगी, जिसकी वैल्यू लगभग 5.11 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ -4 मोलर आएगा, ठीक है। चलो सभी लोग बने हुए हैं ना अभी, जितने लोग थे? यस सर। ठीक है ठीक है। वो लैपटॉप एक्चुअली एकदम से पता नहीं कैसे हैंग ही कर गया, तो मुझे रिस्टार्ट करना पड़ा फिर से। चलो नोट करो जल्दी से। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट, ये नोट हो गया ना सबका? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ की क्या 3 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है, अपनी कॉपी में आप आधा पेज जो है वो छोड़ दीजिए, रजिस्टर है बड़ा तो आधा, नहीं तो 1 पेज। और अभी मैं आपको वो तीनों समझा दे रहा हूं, आप वहां पे एनसीईआरटी में जिस तरह से लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसे ही देख के आप लिख लेंगे। पैकेज में भी है तो आप थ्योरी में से भी देख सकते हैं, है ना, जहां से भी आपका मन करे। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ मैं वेरी क्विकली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो पहला एप्लीकेशन इसका ये है कि जैसे जो कोल्ड ड्रिंक की या सोडा वाटर बॉटल्स होती हैं, जैसे सपोज करो कि ये कोका कोला की बॉटल है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि तुमने देखा हो कि जैसे ही हम लोग कोल्ड ड्रिंक की या सोडा की वाटर बॉटल ओपन करते हैं तो इसमें से बहुत सारा जो है वो फिज निकलता है। जैसे कोक की बॉटल ओपन करो, है ना, तो उसमें से क्या होगा, तुम्हें एक फिज निकलता होगा, झाग बोलते हैं बेसिकली। तो वो बेसिकली क्या है, वो गैस उसमें से बबल आउट हो रही होती है। तो अब ऐसा क्यों होता है, देखो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल तुमने ऊपर से देखा हो सील बंद रहती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी सी जगह खाली रहती है उसमें, और उस थोड़ी सी जगह जो खाली है उसमें, जो खाली जगह थोड़ी सी है उसमें वहां पे रहता है CO2 गैस एट हाई प्रेशर। तो CO2 गैस का प्रेशर हाई रहता है, उसको सील करके बंद कर देते हैं, ठीक है। तो CO2 गैस का प्रेशर जब हाई रहता है तो उसकी ऑडियो म्यूट करो भाई जल्दी से। CO2 गैस का प्रेशर हाई रहता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है, ठीक है। लेकिन वंस यू ओपन द कैप और द बॉटल ऑफ द बॉटल, तो इसमें से जो CO2 है ये सारी की सारी यहां से एस्केप कर जाती है। तो जैसी CO2 एस्केप करी तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी कम होती है तो वो बबल बना बना के बाहर निकलने लगता है। तो दिस एक्सप्लेन्स द फिज, phenomena of fizz on opening soda water bottles or cold drink bottles. So this is the first application of Henry's law. सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बढ़िया से उसको नोट कर लेना एक बार। दूसरा एप्लीकेशन है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, व्हाट आर स्कूबा डाइवर्स? स्कूबा डाइवर्स आर वेरी डीप सी डाइवर्स, जो हजारों हजारों फीट पानी के अंदर गोता लगाते हैं, उनको स्कूबा डाइवर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे वो तुमने एक मूवी आई थी कौन सी, फरहान अख्तर की, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, अगर देखी हो, तो उसमें वो लोग स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं, है ना, बहुत डीप सी डाइविंग करते हैं। तो स्कूबा डाइवर्स जो है, अब बेसिकली क्या होता है कि पानी के अंदर, जैसे ये मान लो ये समुद्र है, अब इसमें तुम कोई आदमी है तो ये हजारों फीट जो है वो नीचे चला गया यहाँ पे, ठीक है।
डाइविंग कर रहा है, तो इसके पास क्या होता है भाई, सांस लेने के लिए एक टैंकर रहता है, उस टैंकर में से सांस लेता है, ठीक है। तो इतने हजारों फीट नीचे प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो ब्लड में जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस है वो भी बढ़ जाती है। भाई ज्यादा प्रेशर होगा, ब्लड क्या है, एक लिक्विड है, एक सॉल्वेंट की तरह सोचो, और ज्यादा प्रेशर होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो इतने ज्यादा प्रेशर पे, इतने हाई प्रेशर पे क्या होता है कि अब स्कूबा डाइवर का जो टैंकर है जिससे वो सांस खींच रहा है, ठीक है, उस टैंकर में तुमने अगर नॉर्मल एयर भर दिया तो नॉर्मल एयर में लगभग 80% तक होता है नाइट्रोजन, तो उसमें अगर नॉर्मल जो वातावरण की हवा है वही हवा उठा के उसके टैंकर में तुमने भर दी, अब वो 1000 फीट नीचे चला गया तो उसी नॉर्मल हवा जो वातावरण में हवा रहती है उसी से सांस ले रहा है, तो उसमें 80% नाइट्रोजन है और 20% जो है वो लगभग ऑक्सीजन है। तो अब क्या हुआ कि उसने जब सांस लिया तो उसके ब्लड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन तो बॉडी ने यूज कर लिया मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, लेकिन नाइट्रोजन यूज नहीं हो पाया। अब ये स्कूबा डाइवर जब वापस ऊपर आएगा तो सडनली प्रेशर एकदम से कम होगा। अब जो डिसॉल्व नाइट्रोजन ब्लड में पड़ी हुई है सडनली उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि प्रेशर कम हुआ। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें नाइट्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, लेकिन नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी होगी, मतलब जो ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस के बबल्स बन जाएंगे, विच इज अ वेरी वेरी डेंजरस मेडिकल कंडीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंड्स। ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है और इससे आदमी की जान भी जा सकती है अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो, क्योंकि ब्लड कैपिलरी में एयर का वेसल, ब्लड वेसल में एयर का बबल फॉर्म होगा, ब्लॉक हो जाएगा, वो खून सप्लाई होना बंद हो जाएगा, ऑर्गन को, मर जाएगा आदमी। समझे ना बात को। तो इस कंडीशन का नाम होता है बेंड्स। तो इसको अवॉइड कैसे किया जाता है, इसको अवॉइड ऐसे किया जाता है कि जो इसको अवॉइड हम लोग ऐसे करते हैं, एक मिनट, ये सेकंड पॉइंट है। हाँ, तो अवॉइड इसको ऐसे करते हैं कि इसका जो टैंकर है ना जिसमें से इसको सांस लेना है, इस टैंकर में हम लोग प्योर एयर नहीं भरते, उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत कम कर देते हैं। जैसे तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो कंटेंट भी दिया हुआ है कि वहां पर लगभग 56% तक जो है वो नाइट्रोजन कर दिया जाता है, नाइट्रोजन का परसेंटेज कम कर दिया जाता है और ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है। ऑक्सीजन को 32% तक कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में क्या होती है, यूज हो जाती है। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है कि स्कूबा डाइवर का जो टैंकर है जिससे उसको अंदर जाके सांस लेनी है, उसमें आप नॉर्मल वातावरण वाली एयर मत भरो। वातावरण वाली एयर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, तो वो जाएगा तो नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन यूज नहीं हो पाएगा, और जब ऊपर आएगा तो प्रेशर रिलीज होगा तो नाइट्रोजन के बबल्स फॉर्म हो जाएंगे उसकी कैपिलरीज में, वेन्स में। उन बबल्स को फॉर्म होने से ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देंगे, जिस मेडिकल बीमारी का, मेडिकल कंडीशन का नाम होता है बेंड्स। समझ गए? समझ में आया भाई सभी को ये? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इसलिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, Yes, sir. उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम कर देते हैं जिस टैंकर से उसने सांस लेना है, ठीक है। और तीसरा और फाइनल एप्लीकेशन ये है कि जो व्यक्ति बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे, पहाड़ों पे रहते हैं, पहाड़ी लोग, ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिन तक बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर रहने पर क्या होता है कि वहां प्रेशर कम है, सभी गैसेस का प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन का भी प्रेशर कम है, तो उनके ब्लड में, है ना, ब्लड में ऑक्सीजन गैस की कमी, पार्शियल प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती, दिमाग को ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, सभी ऑर्गन्स को ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो इस वजह से क्या होता है, एक मेडिकल कंडीशन, एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनोक्सिया। तो एनोक्सिया में क्या होता है, एनोक्सिया में जो है वो, मतलब आदमी जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, सोचने समझने में जो है उसको दिक्कत होती है, दिमाग में ठीक से ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रहा है ना। तो यही सब इसके सिम्टम्स हैं, जैसे लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेस क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनएबल टू थिंक क्लियरली। उनके ठीक से ब्लड में सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो सभी जो है उससे दिमाग काम नहीं करता ठीक से। समझ गए ना बात को?
ये बीमारी वैसे Yes. जमीन में रहने वाले लोगों को भी होती है ना। वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका दिमाग नहीं काम करता है, बट वो किस कारण से पता नहीं। बट हाई ऑल्टीट्यूड वालों को जो है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। सो दीज आर द 3 एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ये एनसीईआरटी में जिस तरह से दिया हुआ है अपनी कॉपी में एज इट इज नोट कर लीजिएगा। ये बेटा बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है ना, कि हेनरी लॉ के बारे में 100 शब्दों में अपने विचार प्रकट करो। तो यही सब विचार होने चाहिए प्रकट करने के लिए। Yes, sir. समझ गया ना बात को? Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। तो दैट कंप्लीट्स हेनरीज लॉ। एक क्वेश्चन मैं ग्रुप पे फोटो खींच के भेज दूंगा, उसको भी अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, Okay, मैं sir. सोल्यूशन के साथ भेजूंगा। सोल्यूशन मत देखना, पहले खुद से अटेम्प्ट करना, फिर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और ठीक है। अब एक चीज